मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज प्लेटफॉर्म का सेट 2 का पार्ट 2 होगा, जिसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सेट 2 का पार्ट 2 है, यानी 100 तक हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप प्लीज़ देख लेंगे। आइए मेरे दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जरा अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की कि जो भी वस्तु आप खरीदते हैं तो हम आपको 30% देंगे। पहली चीज, जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपये की छूट मिली। तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, ये भी दे रखा है छूट और ये भी दे रखा है छूट, यानी ये रियल वैल्यू है और ये परसेंटेज में है, दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी 30% की वैल्यू दे रखा है 1110, है ना। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 30 से भाग देकर, यानी ये 37 बार में कट जाएगा। और पूरा अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 1% की वैल्यू अगर 37 है तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं 3700। तो ये तो बहुत आसान सवाल में से एक सवाल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर सवाल, यानी आज का दूसरा सवाल। पढ़िए। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम है तो टू टेन थीटा क्या होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सेक थीटा लिखा है सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये अगर एम है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा इसका उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1y होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। और इससे आपको निकालना है टेन, तो टेन निकालना है, इसका मतलब सेक को हटाना चाहिए। तो सेक को कैसे हटाइएगा बताइए? तो सेक को हटाना चाहते हैं तो इसको माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो इससे सेक सेक कट जाएगा। टेन और टेन मिलके हो जाएगा माइनस टू टेन थीटा, और ये हो जाएगा एम माइनस वन बाई एम। इसको रहने दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। एम यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो एम स्क्वायर माइनस वन। इस माइनस को मैं काटना चाह रहा हूँ, तो उस माइनस को अगर मैं काटना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा वन और माइनस एम स्क्वायर वाई एम। तो ये माइनस सी माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और डायरेक्ट टू टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा वन माइनस एम स्क्वायर वाई एम। तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र, क्या लिखा है। लिखा है दो समरूप त्रिभुज है एम एन ओ और एक्स वाई जेड दिए गए हैं, जिनकी भुजाओं का अनुपात 9:4 है। यदि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 वर्ग सीएम है तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी भुजा का अनुपात अगर 9:4 है, अगर भुजा का अनुपात 9:4 है मेरे मित्र, तो इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसके वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दे रखा है कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 वर्ग सीएम है, बड़े वाले का। और यहाँ बड़े वाले का क्षेत्रफल देख लीजिए कितना है, तो आप बोलेंगे 81 है। निकालना है छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो 16 से गुना, यानी 81 यूनिट का वैल्यू दे करके आपसे 16 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। 81 से काट दीजिएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, निसोलतिया 48, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। लिखा है 14 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है और चाप की लंबाई किसके बराबर होगा? यानी यहाँ त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 14 सीएम। अच्छा जी, केंद्र पर जो एंगल बनाता है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जो चाप की लंबाई होता है थीटा बाई 360
इंटू 2πr होता है, हाँ या नहीं। बस ये फार्मूला पे लगा दीजिए और ये बन जाएगा। तो थीटा के जगह 90 डिग्री यूज करिएगा तो 90/360 और 2 पाई के जगह आप लिख दीजिएगा कितना 22/7 और आर के जगह आप लिख दीजिएगा 14। अब इसको काट छाट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 9 से कट जाएगा ये 4 बार में, 2 से 2 बार में, 7 दूना 14 से 14 कट जाएगा, यानी बच गया सिर्फ 22, यानी जो चाप की लंबाई होगा वो 22 cm होगा। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल को करिए। कितने वर्षों में 40,000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,656 हो जाएगा? टाइम पूछ रहा है। ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले नंबर का रेशियो ले लीजिए, है ना। नंबर का रेशियो लीजिए और देखिए कि स्क्वायर हो रहा है नंबर, तो वो टाइम 2 साल हो जाएगा। क्यूब दिखे तो टाइम 3 साल हो जाएगा। ऐसा जनरली देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 40,000 रुपया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 40,000, अच्छी बात है। और हो जाता है मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाता है 46,656। अब इसको काटिए। अगर मैं काटने के लिए आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे कि 8 से पहले कट रहा है, 8 पचे 40 यानी 5,000। इस भी 8 से कटना चाहिए। 8 पचे 40 और अट्ठी अट्ठी 64, 8 तिया 24 और 8 दूना 16। फिर कट रहा है क्या 4 से। 4 से अगर आप काटिएगा ऐसा करिए, 8 से फिर काटिए। 8 छक 48 और 8 दूना 16 और 8 पचे 40, है ना। इसको 8 से काटिए। 8 सते 56, 2 पर 3 23, 8 दूना 16 और 8 नवा 72। अब ये नहीं कटेगा। और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि 625 और 729 जो है किसी किसी संख्या का वर्ग का रेशियो है, हाँ या नहीं। यानी टाइम आपका 2 साल हो जाएगा। कैसे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 8% दे रखा था। इसका मतलब अगर 8% का अगर हम फ्रैक्शन आपसे पूछे तो 8/100 यानी 2/25। अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट रहा होगा और 2 इंटरेस्ट बना होगा तो जो अमाउंट बन गया होगा वो 25 और 2 27 हुआ होगा। आप अच्छी तरह से यहाँ से चेक करके निकाल सकते हैं। ये 25 का स्क्वायर है, हाँ या नहीं, और ये 27 का स्क्वायर है। यानी इतना होने के लिए इस रेशियो को ये रेशियो बनने के लिए 2 साल का वेट करना पड़ेगा। यानी जो टाइम हो जाएगा मेरे मित्र वो 2 साल हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए। लिखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा अगर √3 है तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा? बहुत अच्छा। देखिए कॉस है और उसी का उल्टा है। आप कॉस को थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए, तो एक्स प्लस सेक का मतलब 1/, कॉस यानी 1/x, तो एक्स प्लस 1/x √3 दे रखा है और आपसे इसका क्यूब करके पूछ रहा है, यानी x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। अब तो सिंपल सवाल हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका अगर क्यूब निकालना होगा तो अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ है और उसका क्यूब अगर निकालना होगा तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि x प्लस 1/x अगर k है और मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालना होगा तो होता है k³ माइनस 3k। तो k का काम यहाँ कौन करेगा √3। तो यहाँ पर मेरे मित्र आप करिए क्या, √3 का क्यूब कर लीजिए। अब -3k तो k का काम फिर √3 करेगा। √3 को जब 3 बार गुना करिएगा तो 3√3 ही आएगा, है ना। 2 बार से 3 आ जाएगा, 1 बार से अंदर रह जाएगा और 3√3 में 3√3 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल को करिए। लिखा है आसिमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपये का ऋण लिया। यदि उसी वर्ष 7 जून को पूरा पैसा का भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया। यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो कितना पैसा लिया था 75,000 रुपया। ये 75,000 रुपया लिया था, ध्यान से सुनिएगा, 75,000 रुपया लिया था
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आप बोलेंगे 9% के इंटरेस्ट पे। 9% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा। सिर्फ टाइम का पता लगाइए। अच्छा, साल तो वही है, 2022 से है, तो आप 26 मार्च से चले जाइए 7 जून के पास। तब मार्च होता है 31 दिन का, जिसमें 26 दिन तो गुजर चुका है, तो बच गया 5 दिन मार्च। उसके बाद अप्रैल हो जाएगा कितने, 30 दिन का। फिर मई हो जाएगा 31 दिन का। और जून जो है बस 7 दिन तक जाएगा। इसको अगर सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 30 30 60 61 5 66 7 73। 73 दिन ही आना चाहिए, क्योंकि 73 दिन को जब आप वर्ष में बदलिएगा 365 से डिवाइड करिएगा तो ये 5 बार में कट जाता है, तो 1/5 साल। कितने साल, 1/5 साल। अब आपको टाइम भी पता है। अच्छा, 9% वार्षिक दर से, यानी 1 साल पर अगर 9% इंटरेस्ट लगता है तो 1/5 साल का इंटरेस्ट बताइए तो कितना होगा। तो आप बोलेंगे 9 गुना 1/5 कर दीजिए, यानी 9/5% इंटरेस्ट बनेगा। ये बोल रहा है कि 75,000 रुपया का डिमांड किया था, मतलब शुरुआत में लिया था। हम मूलधन को मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 75,000, और हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9/5%। 9/5%, तो 100 का 9/5%, 9/5 ही होगा, यानी 9/5 से आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, बस खत्म। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 15 बार में, 15 को 9 से करिएगा 135, यानी 1350। तो 1350 इसका इंटरेस्ट बना। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट नहीं, हमसे पूछा जा रहा है अमाउंट क्या बनेगा। तो 1350 रुपया जोड़ दीजिए 75,000 में, यानी 76,350 रुपये। तो 76,350 रुपये, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर सवाल को पढ़िए। देखिए क्या बोला जा रहा है, लिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है जो 9 से भी भाज्य है। 13,000 के निकटतम होना चाहिए, तो 13,000 के तो सब निकटतम है, लेकिन वो 9 से भी भाज्य होना चाहिए। तो 13,000 से सबसे 13,051 के सबसे नजदीक जो है, मतलब ये सब है ना। तो सबसे पहले हम 56 को चेक करेंगे, जोड़ करके 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने का रूल होता है कि डिजिट का सम जो है 9 से कटना चाहिए। तो डिजिट का सम करिए, 6 5 11 3 14 1 15। ये तो 9 से कटेगा नहीं मेरे मित्र, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब आगे देखिए, 7 5 12 3 15 1 16, ये भी नहीं कटेगा। 9 5 14 3 17 1 18, 18 में 9 से भाग लग जाएगा, यानी ये नंबर बिल्कुल सही है, जो 13,051 के नज़दीक है और 9 से विभाज्य है। बहुत अच्छा। अब आगे पढ़िए, ये सवाल को करिए। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, जो भी लिखा हुआ आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। इसको दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो इसको बना करके बनाया जाता है, और दूसरा इसको में वैल्यू पुट कर दिया जाता है। लेकिन अगर बनाने के लिए आप जान रहे हैं तो बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। तो आप करिए क्या, ए स्क्वायर, यहाँ देखो बी सी लगल है, मतलब जब होल स्क्वायर बैठाइएगा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ रखिएगा। और अगर इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, जानते हैं इसको अगर ब्रैकेट में आप करिएगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, और ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर। नीचे, अगर नीचे गौर से देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको ए समझिए, पूरे को बी समझिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार जोड़ देंगे और फिर एक बार घटा देंगे। घटाएंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा। इधर भी नीचे वही काम करिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, जो कटता है काट दीजिए, बचता है जो आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी बटा ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको आइडिया नहीं लगेगा, कई बार ऐसा होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग पाता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम का, ये सब देखना पड़ता है। तो ऐसे में करेंगे क्या कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ध्यान रहे कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप जो दिल करे वो वैल्यू ले लीजिए, और फिर जो आंसर ऊपर आएगा उसी वैल्यू को आप नीचे देखिएगा, उसमें भी सेम आंसर आएगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्राई कर लेना है वैल्यू पुट करने का।
नेक्स्ट आइए मेरे तो, अब ये सवाल को पढ़िए। लिखा है 6 सीएम और 4 सीएम त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच के अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा जा रहा है। मैं आपकी एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात क्या है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो दो सर्कल है, ठीक है, हमने दो सर्कल बना दिया। अगर मैंने दो सर्कल बनाया है मेरे मित्र, तो ये दो तरह से होता है। एक तो है कि मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये बाहर से टच कर रहा है, ये भी एक स्पर्श रेखा होता है, लेकिन ये स्पर्श रेखा क्या होता है, कॉमन होता है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा इस सर्कल में भी काम करेगा और ये स्पर्श रेखा इस सर्कल में भी काम करेगा, यानी दोनों सर्कल के लिए काम करेगा। और इस स्पर्श रेखा को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी सरल अनुस्पर्श रेखा इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा, केंद्रों के बीच की दूरी आपको कुछ दे देगा, मान लीजिए डी है और इसका त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर है और इसका त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मान लो ए बी है, और इसका लेंथ अगर आपसे कोई पूछ देगा तो आप करिएगा क्या, रूट, याद रखिएगा फॉर्मूला, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस तो होबे करेगा, यहाँ त्रिज्या का अंतर होगा या सम होगा, ये आपको देखना है, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई होता है, मैं दोनों को लिख देता हूं ताकि आप और अच्छा से समझ सकें। इसी में मैं ऐसे कर देता हूं, ये वाला, अब मान लो ये पी क्यू है, ये जो स्पर्श रेखा होता है ना, इसको बोला जाता है क्या चीज, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इस रेखा की लंबाई अगर पूछेगा तो इसमें भी सेम वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। ये त्रिज्या का जो अंतर है कि प्लस होगा, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे हम क्या करें, है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पे अभी साइन नहीं लिखता हूँ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वाला लेंथ जो होता है ना, पी क्यू से बड़ा होता है, यानी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अब इससे बड़ा होगा मतलब ए बी का लेंथ बड़ा होगा, तो इसमें कम से कम घटेगा, इसमें कम से कम घटेगा, तभी तो वो बड़ा होगा, हाँ या नहीं। तो कम से कम आपको घटाना है, अगर आप प्लस कर दीजिएगा इसको तो ज़्यादा घट जाएगा, तो कम से कम घटाना है तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, और इसमें छोटा करना है तो ज़्यादा ज़्यादा घटाना है, यहाँ पे क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आपको लगाना है ये वाला फार्मूला, यानी ज़्यादा ज़्यादा घटाना है, यानी आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ये सवाल देखिए, यही सवाल था ना, कौन सवाल था, ये सवाल था। 6 सीएम और 4 सीएम त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें जबकि केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। इसका मतलब है कि मान लो कि ये सर्कल रहा होगा एक और ये सर्कल रहा होगा एक, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी कितना बता रहा है, 14 बता रहा है, और ये वाला आपसे पूछा जा रहा है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अगर ये वाला लेंथ आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू, तो अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया, वो क्या करिएगा, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो केंद्रों के बीच की दूरी 14 है तो 14 का स्क्वायर माइनस, ये लंबाई में छोटा होता है इसलिए आपको इसमें ज्यादा ज्यादा घटाना है, यानी प्लस कर देना है, त्रिज्या का सम, तो 6 और 4 10, तो 10 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा 100, घटाइएगा तो 96 आएगा, 16 छक 96 यानी 16 का 4 हो जाएगा, यानी 4√6, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये दोनों बात आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये सवाल को करिए। कह रहा एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 24 सीएम और त्रिज्या 3 सीएम है, तो त्रिज्यखंड का बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो एक सर्कल होगा,
ठीक है, और ये सेंटर होगा। और इसको मेरे मित्र क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब होता है दो त्रिज्या और चाप, इससे घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रखा है कि त्रिज्यखंड का जो परिमाप है, यानी ये आर होगा, ये आर होगा, इस चाप की लंबाई को एल मानते हैं। परिमाप का मतलब पूरा लेंथ का सम करेगा, यानी बाउंड्री का सम करेगा, आर प्लस एल, यानी परिमाप हो जाएगा 2r प्लस एल। और ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर 24 cm के बराबर है। बहुत अच्छा। और त्रिज्या दे रखा है 3 cm, तो आप त्रिज्या की जगह जब 3 रखिएगा तो यहाँ से एल का वैल्यू तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, 6 उधर जाके घट जाएगा, यानी एल आ जाएगा 18 cm, यानी चाप की लंबाई आ गया 18 cm। अगर आपके पास चाप की लंबाई अवेलेबल हो और त्रिज्या अवेलेबल हो, तो याद रखिएगा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, एक तो होता ही है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसमें एंगल दिल रहेगा तब लगाइएगा। एक और फार्मूला आप याद रखिएगा, वो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हाफ आर एल, याद रखिएगा। तो हाफ यानी रेडियस दिल है 3 और चाप की लंबाई हमने निकाला है 18, तो 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी 9 तिया 27, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 21 cm और तिर्यक ऊंचाई 25 cm है। देखिए त्रिज्या यहाँ दे रखा है, शंक्वाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 21 cm है, और तिर्यक लंबाई जो दे रखा है वो 25 cm, यानी स्लेंट हाइट ये 25 cm है। यदि बर्तन के वक्रीय भाग को सफेद रंग से पेंट करना है, देखो शंकु ऐसा होता है, अगर मैं शंकु की बात करूं तो मान लो ये शंकु है, ठीक है, और इसका जो वक्रीय भाग होता है वो कौन सा होता है, तो ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट, ये पूरा गोल होता है 3D शेप में इस तरह से, तो ये वाला पार्ट को वक्रीय भाग बोलते हैं, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे पाई आर एल होता है, और यही भाग को हमें पेंट करना है, यानी हमें सिंपली करना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देना है, और जो क्षेत्रफल आएगा उसमें कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बोल रहा है 1.5 रुपये पर cm स्क्वायर, यानी 1 वर्ग cm का पेंट कराने का खर्च 1.5 रुपया है, तो कितना वर्ग cm होगा, यानी इसका एरिया निकाल दीजिए। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 बोल रखा है, आर की जगह 21 और एल की जगह 25। बहुत अच्छा, तो गुना करिएगा तो 66 गुना 25 आ जाएगा, 66 गुना 25 आ जाएगा। लेकिन हमसे कॉस्ट पूछ रहा है कि कॉस्ट क्या होगा, तो इतना वर्ग cm आया ना, तो इस 66 गुना 25 को गुना कर लेना है 1.5 रुपये से, 1.5 मतलब 3/2, आप 2 से इसको काटिएगा 33 बार में, 33 या 99, 99 गुना 25, अब 99 गुना 25 करिए, तो पहले 100 गुना 25 कर लीजिएगा तब 2500, और उसमें घट जाएगा कितना 25, तो 2500 में 25 घट जाएगा तो 2475, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। करा चित्र में खींची गई रेखा एल का समीकरण बताइए क्या होगा। ये वाला रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है, एंगल दे रखा है, झुकाव जो है 45 डिग्री, तो ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को कि जब ओरिजिन से पास करता है 45 डिग्री कोण के साथ, तो उसमें जो इस रेखा का जो समीकरण बनता है वो हमेशा x बराबर y बनता है। कैसे सीख भी लीजिए, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो हमसे इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है, और ये एंगल दे रखा है कितना, तो आप बोलेंगे एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, यानी एम जब निकालिएगा तो ये tan थीटा, और थीटा 45 डिग्री, यानी इस रेखा का जो स्लोप हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर स्लोप पता है और ये भी पता है कि ये 0 0 से पास कर रहा है, तो 0 0 से पास कर रहा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई लाइन है कि 0 0 से पास कर रहा है और इसका अगर स्लोप दे रखा है 1, तो इसके समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला, अगर एक ही पॉइंट दे रखा हो और उसका स्लोप दे रखा हो, तो समीकरण का जो फॉर्मूला होता है मेरे मित्र याद रखिएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1,
ये देखिए x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ठीक है। तो y1 हमारा 0 हो जाएगा, m के जगह 1, और x1 भी हमारा 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x। तो मैंने यही बात बोला था कि y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये सवाल को पढ़िए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को से गुना करने के स्थान पर को से गुना कर दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो मुझे याद है कि क्या करना चाहिए। संख्या को 5/3 से गुना करना चाहिए, है ना। तो 5/3 से गुना करने के स्थान पर गलती से कर दिया 3/5 से, तो हुई त्रुटि प्रतिशत बताइए क्या होगा। कोई नंबर रहा होगा, मान लो ये नंबर n है, और इसमें उसको करना था एक्चुअल में 5/3 से, लेकिन वो गलती से इसी नंबर में कितना से कर दिया, 3/5 से। तो ये सही काम है और ये गलत काम है, और गलती हुआ है। जब आप सोल्व करिएगा तो ये n से n तो वैसे भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 25 और 9 हो जाएगा। तो सही में आंसर लाना था 25, बट गलती से ले आया 9। कितने का त्रुटि हुआ, तो आप बोलेंगे 16 यूनिट का त्रुटि हुआ। तो त्रुटि परसेंट निकालना है तो सही चीज पे कंपेयर करना है, तो सही वैल्यू को नीचे लिखिए। एरर कितना का आया, 16 का, तो 25 पे 16 का एरर, तो 100 पे कितना का एरर आएगा, 25 चौका 100 यानी 16 चौका 64, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल, समांतर श्रेणी का 14वां पद 6 है और 6वां पद जो है 14 है, तो उसका बताना है आपसे कि इसका 95th टर्म क्या होगा। बहुत अच्छा। तो इसका 14वां पद यानी ए 14 दे रखा है कितना, तो आप बोलेंगे 6 है। ए 14 को a+13d लिखते हैं, और छठा पद 14 है यानी a+5d, ये 14 के बराबर है। तो यहाँ से आप एडी निकाल लीजिए, इसको पहले घटा लीजिए तो इससे ही कट जाएगा, यानी 8d बराबर -8 यानी d बराबर -1। तो d अगर -1 यहाँ पे रखिएगा, कहीं भी रखिएगा, तो -1 यहाँ तो -13, उधर जाके +13, 19, यानी a आ जाएगा 19। और जब ए डी पता है, समझिए आपको सब कुछ पता है। अब करा इसका 95वां पद क्या होगा, a95, a+94d। ए का काम कौन करेगा, 19, और डी का काम कौन करेगा, -1। 94 में 19 कम करिए, आंसर तो माइनस में आएगा, 14 में 9 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी -75, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है समीकरण x² + px + q = 0 के मूल अल्फा और बीटा है। यानी ये जो समीकरण दे रखा है मेरे मित्र, इसके मूल है। मूल समझते हैं ना, मूल मतलब x का वैल्यू जिसे रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड करे, ठीक है। अल्फा बीटा है, तो कह रहा है एक समीकरण ऐसा बताइए जिसके मूल ये वाला हो, यानी माइनस अल्फा इनवर्स माइनस बीटा इनवर्स, मतलब माइनस माइनस पावर को प्लस बनाना है तो उलट दीजिएगा, यानी ये मूल। अगर ये मूल रहेगा तो वो इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा, और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग। जब योग करिएगा 1/अल्फा प्लस करिएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस से हो जाएगा, इंटू एक्स, प्लस मूलों का प्रोडक्ट, यानी जो मूल है उसका प्रोडक्ट, ये होता है फॉर्मूला। ये सब आप जानते होंगे, हाँ या नहीं। अब आप इसको सोल्व करिएगा, ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा यहाँ बन जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा अल्फा बीटा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं x² प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ना। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये से ये तो कट जाएगा, यानी x² माइनस आ जाएगा b/c इंटू एक्स, और प्लस आ जाएगा a/c, ये सब 0 है। बहुत अच्छा। आप c से गुना भी कर सकते हैं, तो c से जब आप गुना करिएगा तो यह रह दीजिए,
एक्स स्क्वायर। अब समझिए p का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से कंपेयर करिए। a का वैल्यू कहेगा तो 1, b का वैल्यू कहेगा तो p, और c का वैल्यू कहेगा तो q। तो माइनस b बटा c, यानी माइनस p बटा c बोले तो q। ठीक है, या प्लस हो जाएगा यहाँ से, या आप c से गुना कर लेते तब भी सही था, बहुत जल्दी हो जाता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, रह दीजिए। अब प्लस क्या मैंने बोला था, a बटा c। a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है q। अब नीचे आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, q, तो q से सबको गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही है सही। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। ये सवाल को करिए। समुद्र तल से 120 मीटर ऊपर लाइट हाउस से शीर्ष से एक नाव के अवनमन कोण 15 डिग्री पाया गया। लाइट हाउस से नाव की दूरी बताइए क्या होगा। आइए मान लो इस समुद्र का लेयर है, तो समुद्र के लेयर से ये वाला मान लीजिए पॉइंट, इस पर कोई आदमी बैठा हुआ है। इसका ऊंचाई कितना है 120 मीटर। लाइट हाउस के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है। अब यहाँ से देख रहा है एक नाव को, मान लो ये नाव रहा होगा, तो अवनमन कोण 15 डिग्री है। अवनमन कोण बनने के लिए इसका मतलब ऑब्जर्वर ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, तो यहाँ से नीचे देख रहा होगा। एंगल बनने के लिए दो बातों का होना जरूरी है, एक तो देखने वाला लाइन होना चाहिए और दूसरा जमीन के पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो ये रहा जमीन के पैरेलल लाइन और ये देखने वाला लाइन, तो ये जो एंगल बनाता है वो 15 डिग्री। और ये अवनमन कोण है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन रहता है, एक ट्रांसवर्सल रहता है, तो ये बराबर ये एंगल होता है। तो अगला बार से क्या करिएगा, आप जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो डायरेक्ट फिगर में आप यही 15 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 15 है, 90 है, और ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 75 हो जाएगा। हाँ, आपको याद क्या रखना है, 15 डिग्री के सामने √3 माइनस 1, 75 डिग्री के सामने √3 प्लस 1, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, और डायरेक्ट देखिए दे रखा है √3 माइनस 1 का वैल्यू, या आप कह सकते हैं इसे लगा सकते हैं tan 15। ठीक है, तो उससे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा 15 डिग्री के सामने √3 माइनस 1 और 75 डिग्री के सामने √3 प्लस 1। बड़ा एंगल होगा तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, और इसी का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, यानी 120 जो दे रखा है वो √3 माइनस 1 का वैल्यू, तो इससे कंपेयर करिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। और ये वाला आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाइट हाउस से नाव की दूरी, तो ये नाव का पोजीशन है, यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी √3 प्लस 1 से आपको गुना कर लेना है। बस इसको जब आप रेशनलाइज करने जाइएगा ना, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा भार लेके समझिएगा। √3 प्लस 1 से गुना करिएगा और √3 प्लस 1 से भाग करिएगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 120 और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 1 4 प्लस 2ab यानी 2√3। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लेके इसको करिए, और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी नीचे आ जाएगा 2, ये 60 बार में कट जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो ये 120 हो जाएगा, और ये 2 प्लस √3 हो जाएगा। अच्छा अभी भी नहीं आया आंसर, कोई बात नहीं है, तो 120 इंटू 2 प्लस √3 का वैल्यू 1.732 होता है, बस इतना ही रख लीजिए अभी, और 2 1 3.73, जीरो तो एगो पॉइंट को उड़ा देगा, यहाँ आ जाएगा 12 3 36, बाकी 3 बरसते 84 3 87, बाकी 8, अब 12 3 36 और 8 44, 447 के आसपास है कोई ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। करा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है, अगर काल्पनिक मूल्य है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। द्विघात समीकरण जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, आप बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसके मूल वास्तविक नहीं है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि डी लेस देन 0 होगा, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जैसे मैं एक छोटा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देता हूँ, एक्स स्क्वायर
और -4 है, लेस देन 0। बताइए इसको सोल्व करिए। तो आप इसको बार बार ऑप्शन में जाते हैं रखने के लिए, बार बार चेक करते हैं, टाइम लगता है। मैं आपको इसका एक सूत्र दे देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट आंसर 1 सेकेंड में कर लीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जुटेगा ही एक बार घटेगा। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। मैं चाहता था इसका डायरेक्ट आंसर आपको दे देता, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, क्योंकि हर बार सेट में ये देखा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर ये लेस देन 0 है मेरे मित्र, तो इसका मतलब ये निगेटिव है ओवरऑल, और निगेटिव कब आ सकता है? जब एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा निगेटिव रहेगा, या ये निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है मतलब x प्लस 2 अगर पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और अगर इसको निगेटिव रखते हैं तो x माइनस 2, ये अगर निगेटिव है मतलब 0 से ही छोटा होगा, ये वाला हो जाएगा। अगर आप नंबर लाइन पे देखिएगा, या इसको आप इस तरह से देखिएगा, नंबर लाइन पे ये रहा नंबर लाइन, ठीक है। हाँ, और इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू, अच्छा 2 और -2 की बात हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट साइड माइनस होता है और राइट साइड क्या होता है, प्लस होता है। तो x का वैल्यू -2 से क्या है, आप बोलेंगे -2 से बड़ा है, और -2 से बड़ा होने का मतलब है कि यहाँ से राइट साइड जाएगा लाइन, तभी ना -2 से बड़ा होगा। राइट साइड जितना जाइएगा उतना बड़ा होगा, लेफ्ट साइड जितना जाइएगा उतना छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड तो माइनस में चीजें हो जाती है। अच्छा, फिर x का वैल्यू इसमें बता रहा है कि 2 से छोटा होगा, x का वैल्यू 2 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर 2 से छोटा लाना है तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अब जब यहाँ आप आइएगा, हमें तो कॉमन सॉल्यूशन देखना होता है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। तो ये वाला तो मेरे काम का है नहीं क्योंकि आगे भाग गया, और ये वाला मेरे काम का है नहीं क्योंकि ये पीछे भाग गया। तो काम का तो मेरा यही वाला पार्ट ना है, और यही वाला पार्ट, यानी इसका जो आंसर होगा -2 और 2 के बीच में होगा, यानी -2 और 2 के बीच में होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा -2 से क्या होगा, तो -2 से बड़ा होगा, बट 2 से क्या होगा, छोटा होगा, इसके बीच में लाइक करता है। और ये फार्मूला आपको याद रखनी है, ठीक ना। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ था, देखिए अब इसको करिए। जैसे कह रहा है वास्तविक मूल नहीं है, तो आप नहीं है मतलब d लेस देन 0 है, और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह 1। आप 2 सेकंड में बता दीजिएगा, अभी आपको सोल्व करने के लिए सिखाया गया है। यानी ये 2 का स्क्वायर है, 2 और -2 आएगा, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक ना। आगे नेक्स्ट कह रहा -5 1 -2 0 बिंदुओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाले रेखा का ढाल बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप इसका ढलाव बताइए क्या होगा, स्लोप। ढलाव मतलब स्लोप। तो -5, 1 है और -2, 0 है, ठीक है। मैं इसका अगर आपसे स्लोप पूछूं कि इसका स्लोप क्या बनेगा, तो स्लोप कभी भी 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का स्लोप निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, क्योंकि आपके पास यहाँ 2 लाइन है। ये काम करेगा x1/1 का, और ये काम करेगा x2/2 का। यहाँ से आप स्लोप निकालिए y2 मतलब 0 माइनस y1 1, x2 -2, x1 माइनस माइनस प्लस, यानी -1/3। इसका स्लोप -1/3 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है मध्य बिंदु से गुजरने वाले रेखा के लंबवत रेखा का ढलाव बताइए क्या होगा। मान लीजिए मध्य बिंदु से गुजर रहा होगा लाइन, और इसका स्लोप आपसे पूछ दिया। तो जब 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो -1 होता है। दोनों लाइन के जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, और एक लाइन का स्लोप मुझे पता है -1/3 है। तो क्या आप दूसरा लाइन का स्लोप नहीं बता सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, कौन बड़ी बात है, यानी दूसरा का स्लोप जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए।
कह रहा उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को -5 पर काटता है। x अक्ष को मतलब x अक्ष पर, और आप अच्छी तरह जानते हैं x अक्ष पर y 0 होता है, तो y 0 हो जाएगा, नहीं उसका जो पॉइंट बनेगा वो -5, 0 बनेगा। रेखा y बराबर इतना पर लंब है। अगर लंब है तो आप अच्छी तरह जानते हैं y बराबर ये जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2x + 3 दे रखा है। और आप जानते हैं एक फार्मूला y बराबर mx + c होता है। इसका जो स्लोप बनेगा मेरे मित्र वो m के बराबर यानी 2। इसका स्लोप कितना है, आप बोलेंगे 2 होगा। अगर इसका स्लोप 2 होगा, अगर इसका स्लोप 2 होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप x अक्ष को -5 पर काटता है। अच्छा, इसका स्लोप दे रखा है और x अक्ष को काटता है। आप ऐसा समझिए, मान लो ये रहा होगा, ये x, x डैश, y और y डैश। x अक्ष को कितना पे काटता है, -5 पे काटता है। मान लो ऐसे आ रहा होगा और यहाँ पे काट दिया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी -5, 0 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद किसको काटता है, तो y बराबर 2x + 3 को काटता है। y बराबर 2x + 3 को काटता है। एक काम करिए, इसको काट रहा है ना, जब इसको काट रहा है तो कह रहा है उस इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप इसका समीकरण निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो आप एक बात बताइए, ये -5, 0 पे काट रहा है, या आप ऐसा करिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझिएगा। हाँ, आप समझिएगा। देखिए, देखो क्या बोल रहा है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो एक अक्ष को -5 पर काटता है। एक्स अक्ष को -5 पर काटता है और रेखा इतना पर लंब है। अच्छा, इतना पर लंब भी है, तो ठीक तो मैं निकाल रहा था, इस पर लंब है, तो इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप y बराबर mx + c, यानी इसका जो स्लोप है वो 2 है। तो उसका स्लोप क्या होगा, उस समीकरण का स्लोप क्या होगा जो इस पर लंब है। मतलब ये मान लो इक्वेशन रहा होगा, ये इक्वेशन का नाम बोलिए y बराबर 2x + 3 रहा होगा, और इस पर आकर के वो लंब बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा। तो आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बनाता है तो उसके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। बिल्कुल। अब इसका स्लोप मुझे पता है कि 2 है डायरेक्ट फार्मूला से, तो डायरेक्ट 2 बता सकता हूँ, y बराबर mx + c, यानी m स्लोप का काम करता है। तो इससे आपको दूसरा लाइन का स्लोप मिल जाएगा, यानी इसका स्लोप निकल जाएगा m2 का। तो यहाँ से जो m2 निकल जाएगा वो -1/2 निकल जाएगा। अब इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप भी पता है, और ये किस पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंट भी पता है। अगर आपको इतना जानकारी है कि ये गुजर रहा है x अक्ष के -5 पर, तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0, यानी -5, 0 से गुजर रहा है, और इसका स्लोप भी मुझे पता है, इसका स्लोप भी मुझे पता है, तो क्या इसका इक्वेशन हमने बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला बताइए। इक्वेशन जब एक ही पॉइंट दे रखा हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 बराबर m × x - x1, यही होता है ना। तो y - y1, तो y1 का काम कौन करेगा, 0, और इसका स्लोप कितना निकला, तो आप बोलेंगे -1/2, और x1 का काम कौन करेगा, -5, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2y, और इधर आ जाएगा -x और -5, यानी 2y + x बराबर -5, 2y + x बराबर -5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। या आप स्लोप से भी चेक कर सकते थे, स्लोप से भी क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे। इसका स्लोप जैसे -1/2, तो यहाँ पर भी स्लोप निकालिएगा तो -1/2 आ रहा है, क्योंकि जब इस फॉर्मेट में रहे ax + by + c के फॉर्मेट में, तो इसका जो स्लोप होता है वो -a/b होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 था, अब b मतलब 2, तो इससे भी आप निकाल सकते थे, बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। ठीक ना, बहुत अच्छा। देखिए, जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो एक बार आप देखिए, बढ़िया से मन से समझिए, और फिर जो है कॉपी कलम लेकर के बैठिए और खुद से करने के बारे में सोचिए। करा लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए जिसकी वजह से समीकरण इतना
का शून्येतर हल है। शून्येतर हल है मतलब कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में आपको पता है ना, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नहीं बराबर होता है c1/c2 का। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये तो हम जानते ही हैं। a1 का काम कौन करेगा, 2, और यहाँ a2 का काम कौन करेगा, x का कोफिशिएंट 1। b1 का काम यहाँ कौन करेगा, 1। अब b2 का काम कौन करेगा, लैम्डा। बस इसी से सोल्व कर दीजिए। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं के क्रयमूल का योगफल 2310 है। दो वस्तु है जिसके क्रयमूल का योगफल 2310 है। उनमें से एक वस्तु को 50% लाभ पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो बताइए कि 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रयमूल क्या होगा। इसको मैं दो मेथड से आपको बताता हूं, समझिए। यहाँ पे दो वस्तु है, ठीक है। पहली वस्तु का क्रयमूल हम पहला मान लेते हैं, दूसरी वस्तु का क्रयमूल हम दूसरा मान लेते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, या आप ऐसा समझिए, पहली वस्तु का क्रयमूल हम x मान लेते हैं, दूसरी वस्तु का क्रयमूल हम y मान लेते हैं। ये क्रयमूल माने। अब पहली वस्तु को क्या किया है ना, 50% लाभ पर बेचा है। तो 50% लाभ पर बेचने का मतलब है कि विक्रय मूल्य 150% हो जाएगा क्रयमूल का। तो इसका डायरेक्ट 150% विक्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड में देखिए, सेकेंड में 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 125% हो जाएगा। और ये दोनों का विक्रय मूल्य बोल रहा है आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। परसेंट से परसेंट जाएगा, 25 पचे अब 25 छक्का, तो x/y यहाँ से निकल जाएगा 5/6। अब क्रयमूल तो निकल गया। यहाँ क्रयमूल का जो सम है 2310 है, और यहाँ क्रयमूल का सम है 6×5=11। सम का कंपेयर सम से कर दीजिए तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। पूछ रहा है कि 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 50% लाभ पर इसी को ना बेचा गया था, पहला वाले को, और पहला वाला का क्रय मूल्य आप x माने थे, यानी 5 से गुना। बस डायरेक्ट आप आंसर 11 दूना 22, 11 एका 11, 1050, सी ऑप्शन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप रेशियो पढ़ल हैं तो रेशियो से भी बना सकते हैं। उससे कैसे बनाइएगा, तो आप उससे भी बना सकते हैं, है ना। एक को 50% लाभ पर बेचा है और दूसरे को क्या किया है, 25% लाभ पर। तो मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से बातचीत करना चाहता हूं। अब सुनिएगा, पहला वस्तु को बोल रहा है कि 50% लाभ पर बेचा है, तो 50% का फ्रैक्शन बनता है 1/2। यानी पहला वस्तु का क्रय मूल्य अगर 2 रहा होगा तो 1 का लाभ यानी विक्रय मूल्य 3 हो गया होगा। और दूसरा वस्तु को 25% प्रॉफिट पर यानी 1/4 प्रॉफिट पर, यानी पहला वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 रहा होगा तो 1 का प्रॉफिट यानी 3 में बेचा होगा। 4 रहा होगा, 1 का प्रॉफिट यानी 5 में बेचा होगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट। लेकिन वो बोल रहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, सेम है। तब विक्रय मूल्य को सेम कैसे करिएगा बताइए। तो सेम करने का तरीका होता है, ये 3 है, ये 5 है ना। तो अगर विक्रय मूल्य को सेम करना है कि दोनों के विक्रय मूल्य को सेम कर दें, तो इसमें आपको देखिए क्रय मूल्य ये पहला वाला वस्तु है, याद रखना है। मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, आप ऐसे समझिए। ये पहला वाला के साथ रेशियो है, दूसरा वाला के साथ रेशियो है। आप चाहें तो घुमा के लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 5 से गुना कर देंगे मेरे मित्र, अगर 5 से इसमें गुना कर देंगे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, क्योंकि इसी के साथ रेशियो है, पहला वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है। और इसको हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो इसको भी 3 से कर दीजिएगा, बिल्कुल। अब आप गौर से देखिएगा कि दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो सेम हो गया, ये भी 15 और ये भी 15। कह रहा था जो क्रय मूल्य बन रहा है ना वो 2310 बन रहा है टोटल। टोटल कितना बन रहा है, आप बोलेंगे 2310 बन रहा है। और यहाँ क्रय मूल्य टोटल कितना बन रहा है, 4×3 12 और 10 22 बन रहा है। निकालना क्या है, 50% लाभ पे जो बेचा गया है उसका क्रय मूल्य। तो 50% लाभ यानी पहला वाला का क्रय मूल्य निकालना है। तो पहला वाला का क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट। तो आपको 10 से गुना करना है। 22 से काटिए, 22 से एक बार में, 22 × 5 = 110, ठीक है।
अब इसको 10 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 1050। यही तो आंसर आया था। अब दोनों में जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये सवाल को करिए। दी गई आकृति में AOC पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, आसान है। क्या करिएगा बताइए। आप अच्छी तरह जानते हैं इस सेंटर से सर्कल का दूरी रेडियस कहलाता है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसके सामने 40 थे, इसके सामने ये भी 40, और इसके सामने 35 थे, ये भी 35। तो सेंटर परिधि पर जो कोण बन गया 40 और 35 75, तो जो यहाँ बनेगा वो 75 दूना 150, 75 दूना 150, यानी तो आसान सवाल में से एक सवाल था। आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। कह रहा है 84 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर आप 84 आदमी को काम पे लगाइएगा वो 30 दिन में कंप्लीट करके घर चला जाएगा। बहुत अच्छा, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया होगा। कहता है 15 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि 84 आदमी 15 दिन काम किया। तो काम पूरा कब होगा, जब 84 के 84 आदमी 30 दिन काम करेगा तब। लेकिन 84 आदमी भी 15 दिन काम किया, अभी बराबर नहीं है, बराबर अब होगा। आगे पढ़िए। तो कह रहा है 15 दिन बाद और आदमियों को कार्य पे नियुक्त किया जाता है। मतलब 84 आदमी तो काम करवे करेगा, प्लस और आदमी, मान लो M आदमी काम पे नियुक्त किया जाता है, और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले हो जाता है। यानी जो टाइम सेट किया गया था वो 30 दिन में, कि 84 आदमी काम करेगा तो 30 दिन में काम हो जाएगा। तो 30 दिन में 15 दिन तो हो चुका है उसके पास, तो बचा कितना, 15 दिन। और उससे भी अब कह रहा है 5 दिन पहले हो जाता है, अब नहीं 10 दिन में हो जाएगा। यानी 10 दिन आओ काम करेगा तो काम हो जाएगा। तो कहिएगा कि तो 30 दिन में था, कर दिया 25 दिन में। 25 दिन में करेगा नहीं, क्योंकि हाँ आदमी बढ़ गया ना जी, आदमी बढ़ गया। 84 आदमी सब जगह थोड़ी काम कर रहा है, अब तो बढ़ गया है आदमी, इसकी वजह से दिन कम लग रहा है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। देखिए सोल्व करने के लिए मैं सिखाता हूँ। हालांकि मैं डायरेक्ट भी इसको कह सकता था कि 84 आदमी 30 दिन में कर सकता है, 15 दिन बाद यानी 15 दिन का काम हो गया तो 84 आदमी के लिए 15 दिन का बचा। लेकिन उसे आप कम समझते, इसलिए मैंने एक लाइन लिख दिया। अब 84 को 30 में 84 को 15 घटाइएगा तो कै को 84 बचेगा, तो आप बोलेंगे 15 को बचेगा। आइए 10, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो 42, 42 दिया 126, 126 में 84 को माइनस कर दीजिए। तो 126 में 84 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 42। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। यदि tan थीटा 2/7 है तो 4 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। कभी भी साइन कॉस में बात करें, आपको पता है cos थीटा होता है B/H, sin थीटा होता है P/H, तो H तो वैसे भी कट जाना है, तो आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना। और ये दिल है 2/7, यानी जहाँ साइन है वहाँ 2 रखिए, cos है वहाँ 7 रखिए। तो cos के जगह 7 रख लीजिए, और साइन के जगह कितना रख लीजिए, 2। इसको सोल्व कर दीजिए। तो 7 चौ 28 और 7 दूना 14, 28 में से 14 जाएगा तो 14 बचेगा। 7 चौ 28 और 7 दूना 14, 28 और 14 कितना होता है, 42, 4 42 यानी 1/3। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। कह रहा चीनी की कीमत में 16% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 250 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी मूल कीमत मैंने शुरुआत वाला क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, कई लोग समझते नहीं है लेकिन बनाने के लिए जान जाते हैं। समझिए, 250 रुपया एक आदमी के पास था और आज भी उसके पास 250 ही है, तो 250 में वो कितना चीनी लाता था ये कोई नहीं बता सकता है, फिलहाल अभी नहीं बता सकता है। ठीक है, उसके पास 250 रुपया था, वो जाता था दुकान में और कुछ पैकेट में वो चीनी दे देता था, 5 केजी 10 केजी जो भी देता था, वो 250 रुपया में वो लेकर के घर आ जाता था।
अचानक जब दुकान पे जाता है तो वहां पे लिखा हुआ था कि चीनी के भाव में गिरावट हो गया, यानी चीनी की कीमत में 16% की कमी हो गया। अब जब कमी हो गया और उस इंसान के पास अभी भी ये 250 ही है, तो इसके पास दो रास्ता है। एक रास्ता ये है कि उसके कुछ पैसा लौटा दिया जाए, चीनी उतना ही मिलेगा। दूसरा रास्ता ये है कि नहीं, पैसा नहीं लौटाइए, आप 250 रुपया पूरा रख लीजिए और जो बढ़ गया है कीमत उसके बदले आप हमको और चीनी दे दीजिए। और यही काम करने से कह रहा है कि उसको 2 kg चीनी और ज़्यादा प्राप्त होता है। यानी जो 2 kg चीनी और ज़्यादा प्राप्त होता है वो 16% कमी होने के कारण, यानी 250 का अगर 16% आप निकाल ले जाइएगा तो 250 का 16% कितना होता है? 16% जब निकालिएगा तो 50 दूना 100, 50 पचे 250, 2 अठी 16, यानी 8 पचे 40। यानी जो 2 kg चीनी यहाँ मिल रहा है ना, वो 2 kg चीनी मिल रहा है ये 40 रुपया के वजह से, समझ रहे हैं ना? यानी गिरावट कितना आया? 40 रुपया। तो 40 रुपया वो ना लौटा करके उसके बदले 2 kg चीनी दे रहा है। तो 40 रुपया में अगर 2 kg मिल रहा है तो 1 kg का दाम बताइए क्या होगा? 20 रुपया आप बोलेंगे। लेकिन 20 रुपया जो होगा, ये अभी वाला रेट बता रहा है ना कि 20 रुपया होगा, शुरुआत वाला पता करना है कितना होगा। तो 20 रुपया अभी वाला, लेकिन अभी रेट घटा हुआ है। अभी कितना घटा हुआ है? तो आप बोलेंगे 16% घट गया, इसका कंपेयर 84 से। पहले वाला निकालना है तो 100 से। लेकिन कुछ लोग को ये नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, पहले सोल्व कर देता हूँ। तो 2 से 42 बार में और 2 से 10 बार में, ठीक है, 2 से 23 बार में और 2 से 5 बार में। ये तो मुश्किल कर दिया। 23 चौ 92, 5 चौ 20 से तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, 25 से कम 20 से ज़्यादा। सोल्व करिएगा तो आ जाएगा, समझे ना? यानी 500 को 23 से डिवाइड करिएगा, 23 दूना 46 और 23 दूना 46, 4 पर 0, काट छाट करिएगा। देखता हूँ मैं दूसरा मेथड से इसको बना देता हूँ, इससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड से इसको समझाता हूँ। आइए समझिएगा। अगर पैसा उतना ही रखना है, प्राइस में घट बढ़ हो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले जितना खपत करते थे आज भी हम उतना ही खपत करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो बोल रहा है 16% की कमी हो गया, यानी प्राइस पहले क्या था? 100 मान लो था, तो 16% की कमी होने का मतलब है 84 हो गया प्राइस। तो प्राइस अगर 84 हो गया तो 2 से अगर काटिएगा इसको तो 50 बार में, और 2 से काटिएगा तो 42 बार में, 2 से काटिएगा 25 बार में, 2 से काटिएगा 21 बार में। तो जो क्वांटिटी होगा ना, क्वांटिटी का रेशियो उलट जाएगा, यानी 21 और 25 हो जाएगा, 21 और 25 हो जाएगा। तभी तो खर्चा उतना ही होगा। खर्चा तो आपको 250 रुपया ही करना है, देखिए खर्चा उतना ही होगा। 25 गुना 21 करिएगा वही होगा, 25 गुना 21 करिएगा वही होगा। ऐसा करने से कहता है कि 2 kg चीनी उसको ज़्यादा मिलता है, और यहाँ देखिए ऐसा करने से 4 kg चीनी ज़्यादा मिल रहा है। 4 यूनिट का वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे मूल कीमत पूछा जा रहा है, तो मूल वाला यानी पहले वाला तो 21 से गुना, यानी खपत निकाल लीजिए, पहले कितना खपत होता था? यानी पहले होता था 10.5 kg, 10.5 बोले तो 21/2 kg। तो 21/2 kg खपत होता था, और उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ता था वो 250 रुपया। यानी पहले 250 रुपया में 21/2 kg आता था। तो बताइए 1 kg का प्राइस क्या रहा होगा? अब इसको सोल्व करिए। तो 500 को भाग देना है 21 से, शायद लगता है उसमें कुछ गलती हम कर दिए थे क्या, क्योंकि वहां 23 आ रहा था ना, हो सकता है। 21 दूना 42 और 21 चौके 84 ज़्यादा होगा, 21 तिया 63, यानी ऐसे करिएगा तो 23.80 आ जाएगा, समझे? आप दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं। 16% की कमी, यानी 250 का 16% जब उस टाइम निकाले थे तो कितना आया था जी? 16/100, 50 पचे 250 और 50 दूना 100 और 2 अठी 16, यानी 8 पचे 40। 40 रुपया में 2 किलो कैसे किलो? 20 रुपये किलो, ये तो सही है। तो 20 रुपया हुआ कब? जब 16% कम गया तब। अच्छा, तो 16 जब कम करिएगा तो 100 में 16 कम करिएगा तो 84, और निकालना है मूल कीमत, तो 100 से गुना। 4 पचे 20, 4 से 21 बार में, देखिए तो वही चीज़ तो आया, 500/21, 500/21। दोनों से बनाइए एक ही बात है। अब आगे बढ़िए।
इसको पढ़िए। कार के पहिए की परिधि 2.5 मीटर है। कार का जो पहिया होता है ना, चक्का, उसका जो परिधि दे रखा है वो दे रखा है 2.5 मीटर, और उसकी चाल दे रखा है 57 किलोमीटर पर आवर। चाल अगर 57 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, ये 95/6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा चाल। तो कह रहा है पहिया 1 मिनट में कितना बार घूमेगा, यानी टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, कितना बार घूमेगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर पूछ रहा है, चक्रों की संख्या, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन परिधि, याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बटा परिधि। तो डिस्टेंस तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा स्पीड इंटू टाइम करके, तो 95/6 गुना 60 अगर करिएगा तो 950 मीटर आ जाएगा, और परिधि दे रखा है कितना, 2.5 मीटर। 2.5 बोले तो 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 519 बार में 19 दूना 38, यानी 380 चक्कर लगा पाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़िए, ये सवाल को पढ़िए। 6 साल पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 साल थी। 6 साल पहले अगर 15 साल थी तो आज कितना होना चाहिए, 6 बढ़ जाना चाहिए, है ना। 6 साल पहले अगर 15 साल थी तो आज जो होगा वो 6 साल बढ़ जाएगा, यानी 6 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 थी, तो आज 15×6 = 21 होना चाहिए। अब आगे पढ़िए। इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चे का जन्म हुआ। जब 2 बच्चे का जन्म हुआ तो हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी उतना ही है जितना कि 6 साल पहले थी, यानी 6 आदमी अब हो गया ना परिवार में, तो 6 आदमी का औसत आयु अब 15 है, 21 नहीं हुआ है, क्योंकि छोटा बच्चा आ गया ना, इसीलिए आपसे पूछा यही जा रहा है, ये दोनों बच्चों में जो अंतर है वो एज का, वो 2 साल का अंतर है, बड़े वाले का एज क्या होगा। एक काम करिए, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल 6 में से 4 गो के घटा देंगे तो 2 गो का सम नहीं निकल जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल, तो टोटल हो जाएगा, ए गो के 15 साल तो 6 गो के 15 छक 90, और 21 चौके 84, तो 90 में 84 अगर माइनस करिएगा तो आ जाएगा 6 साल। आई 6 साल आया, दोनों का सम, दोनों का एज का जो सम आया 6 साल, यानी जो सम आया वो 6 साल। अब अंतर दे रखा है, यानी डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है कितने साल का, तो दोनों जो बच्चा है उसमें जो एज का डिफरेंस है वो 2 साल का। सम यानी x+y, डिफरेंस यानी x-y, इससे तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बड़े वाले बच्चे की आयु क्या होगा, तो बड़े वाले का पूछ रहा था जोड़ के आधा, 6×2 = 8, 8 के आधा 4, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। एक वृत्त की परिधि 132 cm है, अगर इसकी परिधि 132 cm है तो परिधि होता है 2πr, तो क्या आप इससे r नहीं निकाल लेंगे हंसते खेलते, 5×6 से, यानी 2 से 3 बार में, यानी r = 21। पहले आप रेडियस निकाल लीजिए फिर आगे पढ़िए। अब आगे कहता है कि उस भाग की परिधि क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 135 डिग्री है, यानी जो केंद्र पर बना रहा है वो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका परिधि आपसे पूछ रहा है। रेडियस तो वही रहेगा क्योंकि सर्कल वही है, और ये चाप की लंबाई है, इसका परिधि पूछ रहा है, तो इसका जब परिधि निकालिएगा तो सबको जोड़िएगा, 21 से 21 42, 21 21 42, और प्लस चाप की लंबाई एल, एल मतलब होता है θ/360, गुना 2πr, पाई की जगह 22/7, और आर यानी कितना 21। अब इसको आप सोल्व करिए जरा, 45 या 135, 45 8 360, 7 से 7 या 21, और बोलिए, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 11 बार में, 11 तिया 33 तिया 99,
99 के आधा करिएगा 49.5, 42 में 49.5 जोड़ दीजिए 91.5, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आगे ये सवाल को करिए। कह रहा यदि 2 की पावर x 64 है, 4 की पावर y अगर 256 है, तो 1y(x) और 1y(y) क्या होगा? अगर ये 2 की पावर x है ना, तो 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, बिल्कुल। तो यहाँ से x का वैल्यू आप 6 निकाल लीजिएगा। क्या हो रहा है अब समझिए। ये अगर 4 की पावर 22 है ना, तो इसको भी 4 की पावर सोचिए। 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 4 होता है 256, यानी यहाँ से 22 आपने 4 निकाल लिया। जब x y आपको पता चल गया, आपसे पूछा जा रहा है 1y(x) और 1y(y), 1y(6) और 1y(4), 4 और 6 10 बटा 6 चौका 24, यानी 5/12, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करिए। ये सवाल को बनाइए। कह दी समकोण त्रिभुज में ए पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए पे समकोण बना रहा है ना, बाकी इसका नाम दे दीजिए बीसी। एसी 6 है और बीसी 10 है, तो 10 है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कह रहा है tan b इंटू tan c बताइए। tan b इंटू tan c, तो tan थीटा होता है p बाई बी, तो बी एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर 6 हो जाएगा, तो बेस 8 हो जाएगा। और tan c भी होता है p बाई बी, लेकिन इसके सामने परपेंडिकुलर 8, तो ये 6 हो जाएगा। 8 फीट मचाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब ये सवाल को करिए। एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग को 8% पर, शेष को 10% पर निवेश किया और उसे टोटल 561 रुपया इनकम प्राप्त हुआ, मतलब ब्याज। उसकी पूंजी बताइए क्या है? पूंजी कुछ भी मानिए, लेकिन ध्यान रहे उसका 1/3 हो जाए आसानी से, 1/4 हो जाए आसानी से। तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो आप 12 मान लो। लेकिन मैं कहूंगा उसका फिर तो परसेंट भी निकालना है ना, तो बेहतर होगा 1200 मान लीजिए। तो पूंजी आप कितना मान लीजिए? पूंजी मान लीजिए 1200 यूनिट। कितना यूनिट? 1200 यूनिट। अब 1200 का 1/3, 1200 का जब 1/3 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 400। तो 400 को कैसे लगाया है पता है आपको? 7% पर। तो 400 का 7% निकालिएगा तो ब्याज हो जाएगा 7 चौके 28, 1/4, तब 1200 का 1/4 यानी 300। 300 को कैसे लगाया है? 8% पर, यानी इससे ब्याज मिलेगा 24 यूनिट। और बाकी कितना बच गया? 4 3 700 हो गया, तब 500 रुपया और बच गया, और उसको लगा दिया है 10% पर। परसेंट के लिए 2 जीरो, यानी इससे ब्याज जो बनेगा वो 50 बनेगा। इससे जो इनकम बन रहा है इस आदमी का, वो 28 24 और 50 बन रहा है। यानी टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो जोड़ के कितना यूनिट बन रहा है? 8 4 12, 2 2 4, 5 9, 1 10, 102 यूनिट बन रहा है। 102 यूनिट बन रहा है। ठीक। अब ये बोल रहा है कि ये बन रहा है 561 रुपया। तो 561 है क्या? 102 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 102 से क्या करिएगा? डिवाइड। लेकिन उसका पूंजी पूछ रहा है, तो पूंजी तो हम 1200 यूनिट माने हैं, तो 1200 से गुना। बस इससे तो आसान, सांस लेना भी नहीं होता है। काटिए। 53 से कटेगा, 53 से 2 बार में, नहीं 51 से, 51 से 2 बार में, और 51 से 11 बार में, और 2 से ही 600 बार में, यानी 6666। बी ऑप्शन। बहुत सुंदर। आगे बढ़िए। ये सवाल को पढ़िए, सरल करिए। साइन लिखा हुआ है 15 डिग्री इंटू साइन 75, इसको साइन 75 को लिख सकते हैं कॉस 15, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए,
रह दीजिए, इंटू साइन बी, इसको साइन में कन्वर्ट करिए तो कॉस 15 को साइन 75 लिख सकते हैं। फार्मूला देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। अरे भाई क्या हो गया, एक काम करिए, एंगल यहाँ 15 डिग्री है ना, तो इसको भी 15 डिग्री बनाइए। तो कॉस 75 को आप लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री और इंटू कॉस 15 डिग्री, बस इसको काट दीजिए। साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, तो दो साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अब सुनिए, अब आप एक बात बताइए, टू साइन ए इंटू कॉस ए है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन 2a होता है, साइन 2a, तो 2 × 15, तो 15 × 2 = 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इससे निकल के आ जाएगा 1/2। मैं एक तरीका और इसमें सोच रहा था, जानते हैं मैं क्या सोच रहा था, साइन ए इंटू कॉस बी, इसको कॉस में बदलिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 - थीटा, या इसको रहे दीजिए 15 और 75, साइन ए इंटू साइन बी, कॉसे इंटू कॉस बी, कॉसे इंटू कॉस बी, हाँ सही तो है, डायरेक्ट फार्मूला पर छोड़ दीजिए, कॉसे इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी होता है, यानी 75 - 15 यानी कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है। तो जैसे ध्यान में आ जाएगा वैसे कर लीजिए, ये सवाल को पढ़िए। यदि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब 9 है, एक्स प्लस बाई 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बताइए क्या होगा। देखने से पता चल रहा है ना कि क्यूब करने पे 9 आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, और यहाँ 2 और 1 3, तो 2 और 1 पे सेट हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5। ये तो छोटा सवाल था, बाकी इसको बना भी सकते हैं, बनाइएगा कैसे, अगर सेट नहीं होगा तब क्या करिएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, या ए एक्स प्लस बाई 3 है ना, तो इसको क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये 27, और इसका वैल्यू 9 दे रखा है, एक्स वाई मुझे पता नहीं है लेकिन एक्स प्लस वाई पता है 3 है, तो 9 जाके घट जाएगा 18 यानी 3 × 9, तो एक्स बाई आ जाएगा 2, एक्स इंटू बाई कितना आ जाएगा 2। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स प्लस बाई कितना है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे 3 है, और एक्स इंटू बाई 2 है, तो 9 में 4 गया तो ये 5, बनाने के लिए भी सीख लीजिए, कई बार वो सेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चार व्यक्तियों की औसत 42 साल है, तो चार व्यक्ति का औसत 42 साल है, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 × 42 हो जाएगा, है ना। और यहाँ योग देख लीजिए, 6 4 10 3 13 1 14, योग का कंपेयर योग से कर दीजिए, उससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। पूछ रहा है सबसे अधिक और सबसे कम वाले का आयु का अंतर, तो सबसे अधिक 6 है और सबसे कम 1 है, अंतर कितने का है 5 यूनिट का, तो 1 यूनिट निकालने के लिए 14 से डिवाइड, 5 यूनिट निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, चौथी 42 यानी चरती 12 25 60, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को करिए, पढ़िए। कह रहा है ए बी सी 3 पाइप द्वारा टंकी को 4 घंटे में भरा जाता है, पाइप सी बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है। देखिए ए बी सी 3 पाइप है, तो बोल ये रहा है कि सी जो है बी से 1.5 गुना है, देवढ़ा है, 3/2 गुना, सी बी से 3/2 गुना है,
और बी ए की तुलना में 3 गुना है, बी ए से 3 गुना है, तो बी में से लगा ले, बी को मान लीजिए 2, तो बी अगर 2 होगा तो सी कितना होगा 3, तभी ना इसका हो जाएगा 3/2 गुना, तो 2 का 3/2 करिएगा तो 3 आएगा। उसके बाद बी जो है ए से 3 गुना है, तो बी ए से 3 गुना है, ए मतलब 1 है तो बी 3 हो जाएगा। अब बी को यहाँ से सेम कर लीजिए, क्योंकि बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सेम करने के लिए ऊपर 3 से और नीचे 2 से। अब आप आसानी से बता सकते हैं, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा कितना 6, 80 हो जाएगा 9, तो ए बी सी का निकल गया स्पीड का रेशियो। करा तीनों पाइप 4 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 9 6 15 2 17, तो 4 घंटे में 17 चौके 68 यूनिट भरेगा, तो टोटल वर्क हम मान लिया 68 यूनिट। तो पूछा जा रहा है कि ए द्वारा कितना देरी में भरा जाएगा, ए तो 1 घंटा में 2 ही यूनिट भरेगा, बताइए उसको कितना टाइम लगेगा। इसको तो लग जाएगा 34 घंटा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सवाल को करिए। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 920 और 1472 है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 920 और 1472 है, इसको काटिए, या ऐसे समझिए ना कि 20% का लाभ, तो 920 का 20% का लाभ निकालिएगा तभी तो कैलकुलेशन करना ही पड़ जाएगा ना। पहले काटिए इसको, 23 से कटना चाहिए, 23 चौ 92 है ना, और 23 छक 138 और 9 23 चौ 92, बहुत सुंदर कट गया। 4 से 10 बार में 8 से काटिए, 8 से 8 पचे 40 और 8 8 64, यानी मैं इधर लिख देता हूँ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आ गया 5 और 8 का रेशियो आ गया। उसके बाद 20% का लाभ बता रहा है, तो लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पे लिया जाता है जब तक नहीं कुछ बोला जाएगा तब तक, तो इसका 20% निकालिए, तो 5 का 20% कितना होता है जी, 5 का 20% बोलेंगे 1 होता है, यानी 1 का लाभ, तो 5 में खरीदे हैं 1 यूनिट का लाभ, यानी 6 में बेचेंगे। तो कह रहा डिस्काउंट बताइए क्या होगा, एक्स का मान, एक्स यहाँ है क्या, X% डिस्काउंट है, तो 8 का चीज आप 6 में बेच रहे हैं, कितने का डिस्काउंट कर रहे हैं, अंकित मूल्य 8 है और बेच रहे हैं 6 में, 2 यूनिट का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 8 पर अगर 2 का डिस्काउंट तो 100 पे कितना का डिस्काउंट, बस सोल्व कर दीजिए, 2 चौ 8 4 से 25 बार में, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 वर्ग मीटर है। आप अच्छी तरह जानते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और ये 13.5 बोले तो 27/2, काटिए, 3 दूना 6, 3 नमा 27, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9/4, इसे ए निकाल लीजिएगा 3/2, है ना। अब करा उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो विकर्ण क्या होता है, घन का जो विकर्ण होता है √3 गुना साइड होता है, यही ना होता है, √3 गुना साइड निकल के आ गया 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, यानी 1.5 √3। आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। 1 से 50 तक के उन संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो 2 या 5 का गुणज हो। 2 या 5 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है ये समझिए, मतलब 2 से कटेगा तो भी चलेगा, 5 से कटेगा तो भी चलेगा, दोनों से कटेगा तो भी चलेगा, मतलब आपको काउंट कौन कौन करना है, ओनली 2 से कटने वाला, 5 से कटने वाला, और ओनली, ओनली नहीं, ओनली
2 एंड 5 से कटने वाला, ओनली लग गया है, मतलब 2 और 5 दोनों से कटे, मतलब 10 से कटने वाला। अब सुनिए, अगर 1 से 50 तक अगर आप काउंट करेगा तो पहले 2 से कटने वाला 2 का गुणज बताइए, ओनली 2 का गुणज कौन कौन है, 2 का मल्टीपल। आप बोलेंगे 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा, और ये चला जाएगा 50 तक। अगर इसको जोड़ के आपसे मैं पूछूं, अच्छा इसमें नंबर कितना बनेगा, एन। एन निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस जोड़ 1। तो नंबर तो यहाँ 25 को बनेगा। अगर इसको जोड़ने की बात करें तो जोड़ तो कैसे सकते हैं ना, इसमें 2 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये 1 से कहाँ तक हो जाएगा, 25 तक। और 1 से लगातार 25 तक जोड़ने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो 25 गुना 26 बटा 2, यानी जोड़िएगा तो आ जाएगा 25 गुना 26, यानी 26, 25 छकम 150, बाकी 15, 25 दूना 50, 15 650। तो यहाँ से नंबर भी पता चल गया 25 और सम भी पता चल गया कि 650 होगा। अब अगली बात सुनिए, जब आप 2 का गुणज कर रहे थे इसमें 10 भी आ गया, 20 भी आ गया, 30 भी आ गया, मतलब ये वाला तो काउंट आपने कर लिया 2 एंड 5। 2 एंड 5 से कटने वाला, 2 एंड 5 से कटने का मतलब है 10 से कटने वाला, और 10 से कटने वाला तो इसमें आ ही गया। अब केवल मुझे खोज करना ओनली 5 से कटने वाला, ओनली 5 से कटने वाला ऑड मल्टीपल, 5, 15, 25, 35, 45, 30 तो होल है, 20 तो होल है, 40 तो होल है। 30 से कितना नंबर निकल के आया, 2 2 4 1 5 नंबर यहाँ से निकल कर आया। नंबर तो इससे निकाल लिया आपने 5, जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 25, 15 5 20, अब 25 45 45 90, 90 और 35 125, तो जोड़ने से यहाँ बन रहा है 125। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका बताइए औसत, और औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग जब आप करिएगा तो ये आ गया था यहाँ 650, और यहाँ पे आ गया एक जगह और कितना 125। अब बटे टोटल नंबर, तो यहाँ नंबर 25 और वहाँ नंबर 5, तो 25 और 5 कितना 30, तो 6 1 775 बटा 30। काटिए काटिए, 5 से 5 छक 30, 5 से एक बार में, 5 पचे 25, 6 से अगर काटिएगा 6 छक 26 छक्का 156 होता है, यानी 26 से हल्का सा कम, तो 26 से हल्का सा कम वाला ये है 25.8। ऐसे आप डिवाइड करिएगा वही आएगा 25.8। 6 दूना 12, 3, 6 पचे 30 और 6 अठी 48, सही है वही आएगा। इसको पढ़िए, सत्रह सीएम त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा AB, C1 के सेकेंद्रीय वृत्त, सेकेंद्रीय किसको बोलते हैं, जिसका केंद्र एक ही हो और परिधि अलग अलग। तो C2 को स्पर्श करता है, C2 को क्या करता है, स्पर्श करता है, इसका मतलब C1 बाहर होगा और C2 अंदर होगा, तब ना इसकी जीवा C2 को स्पर्श करता है। तो ये C1 है और ये C2 है, ऐसा है। तो 17 सीएम त्रिज्या वाले C1 का जो त्रिज्या है वो 17 है, सेंटर से सर्कल का दूरी। जीवा AB C1 तथा वृत्त C2 को स्पर्श करती है, C2 की त्रिज्या 8 है, तो C2 की त्रिज्या ये रहा 8। आप मुझे एक बात बताइए, ट्रिपलेट तो आपको पता ही होगा, ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 होगा। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये 15 तो ये भी 15। तो जो जीवा की लंबाई होगा ना वो 15 और 15 30 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये सवाल को पढ़िए। कह रहा ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB और DC को बढ़ाया गया है और F पे मिलता है, फिर AD और BC को बढ़ाया गया है जो E पर मिलता है।
मतलब फिगर कुछ इस तरह से आप बनाइए कि बढ़ाने पे वो मिल जाए, मतलब ट्रायंगल बना दे। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और सर्कल अगर हम बनाएं इस तरह से, जिसमें बोला जा रहा है कि ए बी और डी सी को बढ़ाया गया है, ए बी और डी सी को, ए बी सी डी, तो ए बी और डी सी को जब बढ़ाया जाएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जब बढ़ाया जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको जब बढ़ाया जाएगा तो ऐसे बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाके कहीं ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ करिए क्या, थोड़ा सा समझिए, स्पेस मैं और ले लेता हूँ। अब आप समझिएगा, मान लीजिए कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, तो ए बी और क्या था, डी सी, तो ए बी और डी सी को बढ़ाया जाएगा, ऐसे बढ़ा के मिला दीजिए, ए बी और डी सी को आगे बढ़ाया गया है और एफ पे मिलता है, ये आके एफ पे मिलता है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, एफ पर मिलती है, ए डी और बी सी को बढ़ाने पर ई पर मिलती है, ए डी और बी सी को, यानी बी सी है और ये ए डी है, तो इसको जब बढ़ाया जाता है तो कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है ई पर, ये क्या चीज पे मिलता है, आप बोलेंगे ई पर मिलता है। ठीक, बन गया फिगर। अब ये बोल ये रहा है बी ए डी 68 है, बी ए डी ये दे रखा है 68 डिग्री, और ए ई बी 27 है, ए ई बी ये है 27, और बी एफ सी पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलिएगा कहाँ से, जहाँ खड़ा रहिएगा, मतलब जो चीज़ दे ले उससे चलिए। अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, गौर से तो पहले महसूस करिए, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, और ट्रायंगल में 3 एंगल होता है जिसमें 2 एंगल ऑलरेडी दे रखा है, कितना सम हो रहा है इसको जोड़ने पे, 8 7 15 6 2 8 1 9 95 डिग्री ये बना रहा है, तो ये कितना बनाएगा कि जोड़ के 180 होगा, आप बोलेंगे घटा ना दीजिए 180 में इसको, 10 में 5 जाएगा 5, 17 में 9 जाएगा 8, यानी ये बनाएगा 85 डिग्री। ठीक है जी, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, तभी आपने देखा 85 और 95 को जोड़ने पे 180, तो ये 95 बनना चाहिए, तभी ना 5 5 10 9 8 17 1 18 180 आएगा। अब आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, अगर आप ये वाले ट्रायंगल को आप देखिएगा तब आपको कुछ समझ में आएगा, इस ट्रायंगल में भी तो आपको 2 एंगल पता चल गया ना, 95 और 68 को जोड़िए, 8 5 13 9 6 15 1 16 163 बन रहा है, तो 180 में घटा दीजिए 163, जो बचेगा वही हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, 17 में 16 जाएगा 1, यानी ये जो एंगल बनेगा वो 17 डिग्री का बनेगा, तो बी एफ सी यानी 17 डिग्री, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, अब आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे हैं कि सिर्फ हम सॉल्यूशन करने पे ध्यान लगा रहे हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी बात बोल करके हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक दायित्व बनता है, एक लाइक तो कर दीजिए कम से कम, क्योंकि बाद में आप भुला जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मेरा उत्साह उमंग जो है बढ़ता हुआ रहे, है ना। तो चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। खरा एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब तक यहाँ यहाँ मैच नहीं करेगा ये कुछ होने वाला नहीं है, तो मैच कराइए, तो मैच कराने के लिए देखिए इसमें x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने का मतलब है कि x से आप भाग दे रहे हैं, तो भाग दीजिएगा तो नीचे तो गुना हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी x कॉमन लीजिएगा तो ये x और ये 1/x,
आप डायरेक्ट निकालिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए। अब इसमें अगर आप x से दोनों साइड भाग करिएगा तो ये x आ जाएगा और ये 1/x आ जाएगा, और x से भाग करेंगे तो -5√2 उधर जाएगा तो +5√2। अब इसका वैल्यू तो आ गया, फिर मुझे x² प्लस 1/x² चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं इसका स्क्वायर करके 2 घटाते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, 50 में 2 घटाइएगा 48, यानी इसका जो वैल्यू आ गया वो 48, और इसका जो वैल्यू आ गया x प्लस 1/x का वो 5/√2। 48/5/√2 ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब आप √2 से गुना भागा करिएगा ये 2 से ही 24 बार में नहीं कट जाएगा, तो 24√2/5, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 143 ये सवाल, इसको करिए। जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। पूर्णांक जो दिल करे मान लीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसको हम 8 से भाग दें तो शेषफल 3 आवे। कुछ भी मान लीजिए, 8 से भाग दे तो शेषफल 3 आवे, तो आप कहेगा सबसे सुंदर 3 है मान लीजिए, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा ना, भाग ही नहीं जाएगा, आज नहीं भाग जाएगा तो यही शेषफल हो जाएगा। या आप 8 और 3 11 मानते, अगर 11 मानते तब भी हो जाता, भाग देते, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन कम करना है, तो हमने वो नंबर क्या मान लिया, वो मान लिया 3, यानी एन का वैल्यू 3 मान लिया। तो कह रहा है जब 6n-1 को 8 से भाग देंगे, यानी 3n के जगह रखिएगा तो 6 या 18 में से एक जाएगा 17, जब 17 को 8 से भाग देंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, 8 दूना 16, यानी रिमाइंडर 1 होगा। आप कुछ भी मानिएगा, 11 भी मानिएगा तब भी बनेगा। ये सवाल को करिए। पढ़िए। 6 cm त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 2 cm त्रिज्या के गोले में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे कितने गोले बनेंगे। नंबर ऑफ स्फीयर, गोलों की संख्या। एक बड़ा गोला को पिघलाकर बहुत सारे छोटे छोटे गोले बनाया जा रहा है, तो मान लो उससे एन गोली बनेगा, तो जो एन गोली के टोटल आयतन होगा वो अकेले बड़ा वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी आपको अगर गोली की संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा गोला का आयतन में से छोटा गोला का आयतन से भाग दे दीजिए, और गोला का आयतन होता है 4/3πr³, जबकि 4/3π कांस्टेंट है और कंपेयर में उसको लिखा नहीं जाता है, वो तो कट ही जाना है, सिर्फ r³ लिखिए। r³ मतलब 6 को 3 बार, और जिसको पिघलाया जा रहा है उसको 3 बार है, जिसको बनाया जा रहा है उसको भी 3 बार। 3 तिया 9 तिया 27, कितना गोली बनेगा 27। ये सवाल को करिए। बहुत ही आसान सवाल में से एक सवाल है, ये तो बेहद आसान है। लॉग नीचे 5 है, आप कोशिश करिए बेस में 5 है तो ऊपर भी 5 बन जाए, तो 5 की पावर कितना करिएगा बोलिए, 4। अब आप एक रूल पढ़े होंगे ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ अगर m है तो m इधर आ जाता है प्रोडक्ट में, log a इंटू ए, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, m हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा प्रोडक्ट में, और log 5 का वैल्यू क्या होगा बेस 5 पे तो 1 होगा, यानी 4 गुना 1 यानी 4, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को करिए। कृष्णा का क्यूब बताइए क्या होगा, ये कहाँ तक है तो n तक है, क्योंकि n लगा हुआ है। इसका तो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 याद रखिएगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एक से लेकर n तक के क्यूब को जोड़ने का ये फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसे नए ऑप्शन में है सेपरेट करके दे रहा है, तो n स्क्वायर आई n प्लस 1 के होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा सी ऑप्शन 147। इसको करिए। कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि पी क्यू आर एक त्रिभुज रहा होगा, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, कह रहा है क्यू, कह रहा अंतः कोण क्यू
अब बाह्य कोण आर, बाह्य कोण कब बनेगा? जब इसको बढ़ाएंगे। इसका समद्विभाजक एस पर मिलता है, इसका और इसका समद्विभाजक कहाँ मिलता है? एस पर मिलता है। ये तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूले जानते होंगे, है ना। कहता है क्यू एस आर 40 है, क्यू एस आर ये 40 है, तो ये वाला हो जाएगा 80। इसका कनेक्शन याद रखिएगा, यहाँ 100 तो यहाँ 50। कभी भी इसका समद्विभाजक ऐसा रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप भूल जाइएगा, मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा, तब आप कैसे बनाइएगा? आप 2 सेकेंड टाइम दीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। आप जो दिल करे कुछ भी एंगल ले लीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। चलो इसको जो भी कहिए आप कहिए, तब 50-50 मान लेता हूँ। मान लो ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, ये 50-50 100 हो गया। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए। 50 40 90 था, ये 90, ये टोटल 90। हालांकि 90 जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। ये 90, अगर ये वाला 90 तो ये भी 90, है ना। और ये तभी ना 180 होगा, तो ये समद्विभाजक है तो ये 45-45 हो जाएगा। ये समद्विभाजक है 45-45, तो ये अकेले 90 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, ये पूरा एंगल कितना था? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और ये 90, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ना 135 हो जाएगा। और जब 135 हो जाएगा तो 135 का आधा, ये पूरा 135 हो जाएगा, तो अंदर वाला 145 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो ये 45 हो जाएगा अंदर वाला। ये हो गया कितना? 100, 100 और 45। 1 मिनट, फिर से मैं देखता हूँ, फिर से। एक काम करिए, सब मिटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ इसको। समझिए, ऐसा था, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, ये वाला एंगल कितना दिल था? 40 डिग्री। और मुझे ये वाला एंगल नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, आपको याद यही रखना है। थोड़ा देरी के लिए मान लीजिए कि अभी मैंने बोला था कि ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 हो जाएगा, तो 50-50 ही 100 हो जाएगा। अगर ये 100 होगा, आप इस ट्रायंगल में आइएगा, ये 50 40 90, तो ये वाला एंगल पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, तो ये भी पूरा 90 होगा। बिल्कुल, ये भी पूरा 90 होगा ना। जब ये 90 होगा तभी तो 90-90 180 होगा। और आप जानते हैं कि ये एंगल 90 है, तो ये भी तो 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो बनाएगा, इसका मतलब ये जीरो बनाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये 90 जीरो कैसे हो सकता है, लेकिन हम मानने पे डिपेंड करता है, माइनस भी मान सकते हैं, उस पर भी बनेगा। ये 100 है, ये जीरो है, तो ये 80 होगा ना, तभी तो 180 होगा जोड़ के। देखिए तो हुआ कि नहीं 80। इस तरह से आप कोई वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको मन कर रहा है यहाँ पे कुछ और लेने का, अभी आप खुद से लीजिएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट हम नहीं करेंगे इसमें। अब अपने मन से वैल्यू लीजिए, फिर देखिएगा सब पर बनेगा। बस थोड़ा सा और है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अगर एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष दिया हुआ है, और ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक रेखा इस प्रकार की ए डी और ए बी और ए ई और ए सी का रेशियो इतना है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है ना कि जब अनुपात बराबर दे रखा है, इसका मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो जो भुजा का अनुपात 1:4 है, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 1:16 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, भुजा का अनुपात 1:4 है, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात बनेगा वो 1:16 बनेगा। किसी तरह से दोनों में से कोई एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल लीजिए एबीसी का, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 6 और 1 5 और 7 2, जिससे शुरुआत उसी से अंत करिएगा। लिखने का तरीका बता रहा हूं। अब इससे एरिया निकालिए। एरिया निकालने के लिए 1/2 मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौ 20, फिर 2, फिर 7 छकम 42, और उसके बाद लगाइए बीच में माइनस 6, 7 पचे 35, 4 दूना 8। बस ये एरिया निकालने का सूत्र है जो आप लोग पढ़ते हैं ना, 23 31 12, x1 इंटू बाई 2 प्लस बाई 3। तो यही फार्मूला को लिखने का शॉर्टकट तरीका है। अब इसको सोल्व करिए।
तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 2 2 4, 4 2 6, 64, और यहाँ 8 6 14 और 35 49, घटाइएगा 14 में से 9 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 15 आएगा। तो 15/2 आ गया। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल 15/2 है, और यहाँ बड़ा वाला का क्षेत्रफल कितना है, 16। निकालना है छोटा वाला का क्षेत्रफल, तो 1 से गुना। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो 15/32 यानी सी ऑप्शन। इसको मैंने बिना फिगर के कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। आगे ये सवाल को करिए। करा द्विघात समीकरण, इसके मूल ज्ञात कीजिए। बस इसको सोल्व कर दीजिए। 2ab के फॉर्मेट है, इसको लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर, इसको √2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2ab होना चाहिए, तो a के जगह √3x और b के जगह √2। सोल्व करिएगा तो यही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर तो √0 हो जाएगा, नहीं, x बराबर √2/√3। तो दूसरा भी यही आएगा, √2/√3। आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल पढ़िए। दो ऐसे क्रमागत यानी लगातार विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। लगातार होना चाहिए, आप वर्ग करके जोड़ें तो 290। तो 11 13 भी लगातार है, 11 12 तो लगातार है नहीं क्योंकि विषम चाहिए। 7 17 तो लगातार वैसे भी नहीं है, इसको चेक करिए, अदरवाइज यू हो जाएगा। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 290। तो 11 का स्क्वायर 119, 13 का स्क्वायर 169, 9 1 10, 6 2 8 1 9, 290 आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ, यानी सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। वीडियो कुछ दिन नहीं बना, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इधर बहुत गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी आ गया था। लेकिन अब जो है डेली अपलोड किया जाएगा। दोस्तों ये करेक्ट 8 बजे सुबह जो है अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो सुबह 8 बजे इसको अपलोड कर दिया जाता है, उसको ज़रूर देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, है ना। और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कैसा वीडियो लगता है कमेंट करके बताइए। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।